नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में स्वदेशी मूवमेंट। तो 3 से 4 नेशनल मूवमेंट्स हैं। स्वदेशी है, नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है एंड क्विट इंडिया मूवमेंट है। ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे 20th सेंचुरी में जो हुए हैं, क्योंकि मास मूवमेंट्स हैं और इनमें से क्वेश्चंस फैक्चुअल डिटेल्स को लेके रेगुलर बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो लिखा है ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। तो इसको देख के आपको पता लगेगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है मेनली, क्योंकि यूपीएससी में आ चुका है तो पीसीएस में किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चंस का रेलिवेंस बढ़ ही जाता है और इसके अराउंड की इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ये एक्चुअल क्वेश्चन आए ना आए भले ही। ठीक है, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को कि स्वदेशी मूवमेंट को लेकर कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। कि क्या इस मूवमेंट हमने इंडिजिनस आर्टिसंस को एंड क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया था। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है क्या नेशनल एजुकेशन की जो काउंसिल थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, उसको स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट। अब देखो पहला वाला जो इसमें स्टेटमेंट है ना वो तो बहुत ही जनरल है, इसको तो आप गलत नहीं करोगे अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट हो कि मैं इसको गलत मान सकता हूँ, तब तक ऐसे स्टेटमेंट को कभी भी गलत नहीं मानना होता है। ठीक है, क्योंकि स्वदेशी है तो स्वदेशी में कहाँ पे फोकस किया होगा, इंडिजिनस आर्टिसंस, क्राफ्ट, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये स्टेटमेंट तो उठ के अगर किसी भी मूवमेंट में आ जाएगा तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक, जैसे कोई लोकल मूवमेंट, जैसे कूका मूवमेंट ही था जो पंजाब में हुआ था, तो वो तो काफ़ी स्टार्टिंग में हुआ था। बट कहते हैं कुका मूवमेंट के अंदर स्वदेशी का जो ये वाला मेन फैक्टर था ना कि अपनी खुद की जगह की बनी हुई चीज़ हम यूज़ करेंगे, फॉरेन गुड्स को हम बॉयकॉट करेंगे, तो वो तो वहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ की गई थी। तो इसलिए इतना जेनरिक स्टेटमेंट को कभी गलत नहीं करना होता है। बट मेन पॉइंट अटकेगा आपका पॉइंट 2 में कि क्या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन तभी स्टैब्लिश की थी या कभी और की थी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपको फैक्ट पता हो। देखो आपका फिर क्वेश्चन 50-50 पर अटक जाएगा अगर आप फैक्ट को अच्छे से याद नहीं करोगे, तो फिर आपको गैस वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं पहले इसके बारे में, फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को भी समझ लेंगे, कर लेंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं उसी पर अपना मेन फोकस रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें समझने का ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। चलिए फिर देखते हैं ना, स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो पहले तो ध्यान रखो कि क्या क्या इवेंट्स मेनली हुए थे जो कि मूवमेंट हमारा ये स्टार्ट हुआ था 1905 के अराउंड। तो उससे पहले कुछ तो हुआ होगा तभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो कुछ चीज़ें थी जिससे हम देख सकते हैं कि रिएक्शनरी पॉलिसीज थी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे कि आप याद रखना 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया था जो कि आज भी चल रहा है, और इसके अंडर आपने देखा होगा, ठीक है, कि अगर आप कोई ऐसा सीक्रेट है जो गवर्नमेंट लीक नहीं करना चाहती है, पब्लिक नहीं करना चाहती, तो उसको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम दी आरटीआई। तो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का कई हद तक वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। देन 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था। क्यों आया था, इसमें ऐसा हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ थी उस पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल बढ़ा दिया था, मतलब इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन करने के लिए। और ये उस समय जो हमारा वाइसरॉय थे वो थे कर्जन। तो कर्जन ने ये सब किया था क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में वो तो भाई सेंटर बन रही है कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे कब्जा जमा लो, अपना कंट्रोल बढ़ा लो, और कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म है इसको कम करो, इसको मत होने दो। तो इसलिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था 1904। बस आप ये साल याद रखो क्योंकि अक्सर क्या होता है क्रोनोलॉजी जमाने को आ जाती है कि पहले और बाद में ऐसे करके आया था। ठीक, फिर हमारी आती है बोर वॉर्स। इसको ध्यान रखेंगे 1899 से 1902। असल में देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बहुत पहले। तो असल में ये हुआ था आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक, और यहाँ पे आपस में लड़ाई हुई थी यूके की वर्सेस डच। डच मतलब नीदरलैंड, ठीक, हॉलैंड नीदरलैंड जो आज का है। तो ये आपस में लड़ गए थे। जब ये आपस में लड़े फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये समझ में आया इंडियंस को कि यार ये जो बात करते हैं ना कि वाइट मैंस बर्डन वाली, कि हम लोग काफ़ी सिविलाइज्ड हैं, हम लड़ते नहीं हैं, हम रीज़न का यूज़ करते हैं, तो इनके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। इन्होंने जो कॉलोनीज बना रखी हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बना रखी हैं। तो महात्मा गांधी ने ये भी ध्यान रखना, समय महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे और उन्होंने बॉयर्स वॉर के अंदर यूके का सपोर्ट किया था, यूके को फेवर किया था, सपोर्ट किया था रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में किया था यूके का सपोर्ट, वैसे ही वहाँ भी उन्होंने किया था यूके का सपोर्ट। ठीक, बट यहाँ पे इंडियंस को समझ में आ गया कि जो पावर्स हैं वेस्टर्न पावर्स, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मैटर के लिए आपस में लड़ रही हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि रीज़न वाली बात है या फिर किसी तरीके का ये डेवलपमेंट करना चाहती है हम लोगों का। ठीक, तो इनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक्सपोज करते हुए लड़ाइयाँ थी। आगे बढ़ते हैं। तो असल में हो क्या रहा था, जो 1985 से लेकर 1905 तक का टाइम था, वहाँ पे कहते हैं कि मॉडरेट्स का रूल था मेनली। मॉडरेट्स मतलब डोमिनेट करते थे इंडियन पॉलिटिक्स को, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। उसमें कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे। तो ये लोगों को कहा जाता था कि ये लोग क्या है, मॉडरेट्स हैं, लिबरल हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं जाते थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को अगर हम प्रॉपर्ली कन्विंस कर देंगे अपने आइडियाज़ को लेके कि भाई इंडियंस को ये चीज़ की ज़रूरत है और आप उनको प्रोवाइड कीजिए, तो ब्रिटिशर्स आर जस्ट पीपल, ब्रिटिशर अच्छे लोग हैं, अगर उनको हम समझाते हैं सही से तो वो लोग इस काम को कर देंगे। ठीक है, बट हुआ क्या, तो इनकी पूछ लिया जाता है कि ये जो 3 पीस वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये किससे रिलेटेड है। तो ये स्ट्रैटेजी मॉडरेट्स की ही है, तो यही लोग यूज़ करते थे इस स्ट्रैटेजी को। तो 3P में है क्या, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। ठीक,
तो असल में ये लोग काफ़ी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल या इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करते थे। कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई ऐसा एक्टिविटी भी नहीं करेंगे जो कानून के बाहर होगा, ठीक। तो वही चीज़ को लेके ये लोग ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा अपीजमेंट ही करते थे, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया मेथड एज पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई किसको क्रिटिसाइज़ किया गया था एज दी मेथड, उनके मेथड को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कह के। तो यहाँ पे ये जो मॉडरेट्स के मेथड थे, जो कि जिसमें प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट है, उसी को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहा गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी 1905 तक तो मॉडरेट्स का डोमिनेशन रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में, बट 1905 में जब ऑफिशियली स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद मॉडरेट्स का जो रोल था वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। फिर आते हैं हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि हमने देखा लाल बाल पालकर ट्रायो, ठीक है, और अरविंदो घोष भी उनमें साथ में थे, ठीक। फिर वही देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट में उनका कैसे इमरजेंस होता है। बाकी यहाँ पे देख लो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल वॉज मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903। तो ये पूछ सकते हैं कि डिसीजन लिया कब गया था, पब्लिक कब किया गया था। तो पब्लिक में लाया गया था डिसीजन 1903 के अंदर, और एक्चुअल में कब किया गया था, 1905 में अक्टूबर में इंप्लीमेंट किया गया था कि भाई पार्टीशन असल में होगा, ठीक। तो हुआ क्या था, उसी के अगेंस्ट में अगस्त 7, 1905, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफिशियली इसी दिन से स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे, और आई थिंक ये क्वेश्चन इस बार की यूपीएससी में पूछा गया था कि अगस्त 7 को कुछ इंडिजिनस चरखा डे करके डिक्लेयर किया रिसेंटली शायद गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसीलिए तो किया है क्योंकि स्वदेशी जो मूवमेंट था वो 7 अगस्त को 1905 में लॉन्च किया गया था। उसी के मेमोरी में गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक डे रिकॉग्नाइज किया है अगस्त 7 को। तो यूपीएससी तक का क्वेश्चन इसी बना था। गैस कर सकते थे, इतना भी पता था कि 1905 7 अगस्त को बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया था। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी कैलकाता टाउन हॉल में, और वहाँ पे फॉर्मली यहाँ पे लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट को, ठीक। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च हुआ था, खत्म बात। अब देख लेते हैं कि मूवमेंट जो है, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे वो किस किस की लीडरशिप में, किस किस रीजन में फ्लॉरिश हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। वो पूछ लेंगे कि किस एरिया में किसने लीड किया था, या इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है, पर्सनैलिटी है जो मूवमेंट से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक। तो पुणे एंड बॉम्बे वाले एरिया में मैं आपको बताया अभी लाल बाल पाल वाला जो है, तो उसमें हमारे थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक। तो पुणे बॉम्बे में तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ये अजीत सिंह कौन है, अजीत सिंह भगत सिंह जी के ही अंकल हैं, ठीक है। तो इन्हीं से ही ये इंस्पायर्ड थे भगत सिंह कि, क्योंकि उनके चाचा ताऊ थे, चाचा थे आई थिंक, अंकल थे। तो ये इनको लेके काफ़ी इंस्पिरेशन रखते थे, क्योंकि ये भी काफ़ी हार्डकोर नेशनलिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय के साथ, ठीक। फिर दिल्ली में मूवमेंट किसने लीड किया था, सैयद हैदर रज़ा। याद रखेंगे इन सब पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली बन के आते हैं कि किसने कहाँ पे लीड किया है मूवमेंट को, ठीक। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिमिलर चीज़ यहाँ पे हिंदी में गिवन है, ठीक है ना। भाई 3P वाली बात, 7 अगस्त वाली बात, किसने कहाँ पे लीडरशिप की है, बाकी जो जो इसमें डिटेल थी, बोर युद्ध हो गया यहाँ पे, वो सब मैंने आपको हिंदी में ही ईजिली समझा दिया है, ठीक। फिर हम देख लेते हैं कि 1905 में हुआ क्या था। असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस तक अब बात पहुँचती है कि भाई जब मूवमेंट हमने लॉन्च कर दिया है तो दिसंबर में इनके सेशंस होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आप ऑफिशियली इसी को सपोर्ट करो। तो यहाँ पे सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि स्वदेशी मूवमेंट को ऑफिशियल सपोर्ट कांग्रेस ने दिया था, ठीक है। क्योंकि पूछ सकते हैं कि कांग्रेस ने कौन से वाले अपने सेशन में स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट किया था, सपोर्ट दिया था। तो 1905 में गोखले की अध्यक्षता में हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट को ऑफिशियल सपोर्ट दी थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1906 का कैलकाता सेशन अंडर दादा भाई नौरोजी। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड का यूज़ किया गया था। स्वराज को एज ए गोल कहा गया था ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस समय यहाँ पे हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कहा था स्वराज जो है हमारा गोल है। अभी तक हमने स्वराज को एज ए गोल डिटरमाइन नहीं किया था और कहीं ना कहीं नहीं रखा हुआ था स्वराज को एज ए गोल। बट यहाँ पे 1906 में कलकत्ता सेशन में स्वराज को डिक्लेयर किया गया एज ए गोल ऑफ द कांग्रेस कि हमारी जो लड़ाई है ये स्वराज पाने के लिए है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि पहली बार स्वराज वर्ड का मेंशन कौन से वाले सेशन में किया था, तो 1906 में किया था कलकत्ता में। अब 1907 आपको पता ही होगा सूरत सेशन हुआ था, जहाँ पे होता है स्प्लिट। तो जो मॉडरेट्स थे वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, इनके बीच में हो गया एक तरीके से यहाँ पे कम्प्लीटली काफ़ी ज़्यादा लड़ाई सी अपोजिशन देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, इसलिए देखने को मिली क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि अब हमें इस जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट है हमें यहाँ से इंडिपेंडेंस ही लेनी चाहिए। अब इसे हमें नहीं रोकना चाहिए जब तक हमको स्वराज नहीं मिल जाता। इंडिपेंडेंस यहाँ पे मतलब है स्वराज, ऐसा नहीं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिपब्लिक चाहिए, स्वराज चाहिए। दूसरी बात इनकी ये थी कि हमको अलाउ करो कि हम एक्स्ट्रा लीगल मैटर्स को अडॉप्ट कर सकें, मतलब कानून तोड़ सकें। और तीसरी इनकी डिमांड ये थी कि हम आउटसाइड ही बंगाल मूवमेंट को लेके जा सकें, ठीक है ना, पैन इंडिया मूवमेंट को ले जा सकें, सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड ना रखें। बट इन बातों को लेके कहीं ना कहीं जो मॉडरेट थे वो नहीं एग्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी सारी डिमांड गलत है, ये सब तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ब्रिटिशर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एग्रेसिवली रेपरकशन दिखाएंगे और क्रश कर देंगे मूवमेंट को वायलेंटली वो तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ही एक टसल स्टार्ट हो गया। 1906-07 में हो गया था और 1907 में जाके यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिलता है बिटवीन दी मॉडरेट्स एंड दी एक्सट्रीमिस्ट।
और एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया बाहर, इनको एक्सपेल कर दिया गया, क्योंकि जो लीडरशिप थी ऑफ द कांग्रेस उसको डोमिनेट करते थे मॉडरेट्स। इसलिए कहते हैं कि यहाँ से जो स्प्लिट हुआ था इसमें एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। कौन से थे? वही अपने बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ठीक है ना, ये लोग। तो ध्यान रखोगे 1907 सूरज सेशन, ठीक। बाकी इसमें प्रेसिडेंसी किसके पास थी? तो वो थे रस बिहारी घोष, ध्यान रखना, रस बिहारी घोष थे, बोस नहीं थे। रस बिहारी बोस तो 1911 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उससे जुड़े हुए थे। तो ध्यान थोड़ा सा रख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस थे तो उनके नाम में ही बोस आता है, और रस बिहारी के नाम में जब बोस आएगा तो वो हो जाएंगे रेवोल्यूशनरी, मतलब एकदम अपने बंदूक गोली से बात करेंगे, ठीक। लेकिन कांग्रेस का सेशन कौन करेगा? तो वो घोष है, बोस नहीं है, ठीक। बाकी देखो एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। ये बात किसने कही थी? तो औरोबिंदो घोष ने कही थी, क्योंकि इजीली आप इस बात को नहीं समझ पाओगे कि ये बात किसने कही होगी। तो पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, कि भाई फ्रीडम पॉलिटिकली होना तो बिल्कुल अटमोस्ट या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी नेशन को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि इनका आइडिया भी है ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब सांस्कृतिक हमारा जो कहते हैं ना कि देशभक्ति वाला आइडिया जो आज भी चलता है, कल्चरल नेशनलिज्म, जो कि मेनली बीजेपी की आइडियोलॉजी है, तो वो औरोबिंदो घोष से ही लिया हुआ आइडिया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आइडिया है काफ़ी इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया हमने यहाँ पे। तो इसमें और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं थोड़े से कि जो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल थी, असल में स्ट्रगल थी कैसी, क्या क्या ऐसा हुआ था जो उसको हम मास मूवमेंट कह रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ होगा। तो देखो एक तो ये ध्यान रखना है कि वाइडली वंदे मातरम जो अपना गाना था उसको गाया गया था, ठीक, जो आज के टाइम में पता भी है कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक। तो इसको सड़कों पे लोग उतर के वंदे मातरम गाते थे, तो सरकार ने यहाँ तक कि बैन लगा दिया कि आप वंदे मातरम नहीं गा सकते। जब हुआ था पार्टीशन तो राखी का रिचुअल हुआ था, ठीक, जहाँ से पार्टीशन हुआ था बंगाल में, तो दोनों साइड पे लोग आके प्रोटेस्ट करने के नाम पे उन्होंने क्या किया, राखी बांधी एक दूसरे को ये दिखाने के लिए कि हम भले आप हमको अलग कर दो ऑफिशियली, लेकिन हमारा जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो हमारा ट्रेडिशन कल्चर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ बॉन्ड है, वो नहीं टूट सकता। तो राखी रिचुअल रिलेटेड है टू दी अपना बंगाल पार्टीशन। बाकी बॉयकॉट आपको पता होगा। बाकी कुछ फैक्ट आते हैं, समितिज़ थी कुछ, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा गया कि लोग हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने एक कमिटीज़ बनानी स्टार्ट कर दी, समिति बनानी स्टार्ट कर दी, जिसके नाम पे फंडिंग रेज होती थी और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होते थे, लोगों को अवेयर किया जाता था। तो इस समिति जरूर याद रखना आपकी, स्वदेश बंधव समिति किसने बनाई? अश्विनी कुमार दत्त, ठीक, ए.के. दत्त कहते थे इनको। तो स्वदेश बंधव समिति ए.के. दत्त ने बनाई। ऐसी स्वदेशी संगम, ध्यान रखो संगम लिटरेचर कहाँ से है? तमिलनाडु से। तो फिर स्वदेशी संगम किसने बनाई होगी? तमिलनाडु के लीडर्स ने बनाई होगी। तो चिदम्बरम पिल्लई मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में लीड कर रहे थे, और सुब्रमण्यम शिवा, ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने बनाई स्वदेशी संगम करके चीज़। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, जो आज हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता। तो खुद पे रिलायंस होना, खुद पे रिलायंट होना, मतलब खुद से सब कुछ करने के लायक होना। इसका मतलब क्या था कि हमें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करनी पड़ेगी। यही तो पूरा आइडिया है स्वदेशी का, कि हमें जो है फॉरेनर्स पे डिपेंड ना होकर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट भी करना है, सपोर्ट भी करना है। तो इसी को आत्मशक्ति का नाम दिया गया। बाकी नेशनल यूनिवर्सिटी खोली गई बंगाल में। अब जैसे अभी 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो उन्होंने पूछ लिया था भाई नेशनल जो यहाँ पे काउंसिल थी ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछ लिया था। बट अब आगे ये भी तो पूछ सकते हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटी जो बंगाल में खोली गई थी वो कब खोली गई थी, किस मूवमेंट में खोली गई थी? तो स्वदेशी मूवमेंट में खोली गई थी। बाकी आ जाता हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेट अप ऑन अगस्त 15, 1906। तो सीधे यहाँ पे क्वेश्चन बना था, यहीं से बना था कि स्वदेशी मूवमेंट के ही दौरान अपनी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन खोली गई थी 1906 में। तो वो सेकंड स्टेटमेंट हमारा राइट है, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था। फिर आता है बंगाल नेशनल कॉलेज, ये पूछ सकते हैं, ये सब फैक्ट्स हैं, याद करने हैं, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, ठीक। तो बंगाल नेशनल कॉलेज खुला कब खुला था? वही स्वदेशी मूवमेंट के टाइम खुला था। किसके अंडर खुला था? औरोबिंदो घोष। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी रिलेटेड है टू दी बंगाल नेशनल कॉलेज, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है मैच दी फॉलोइंग में। तो पता होना चाहिए आपको कि औरोबिंदो घोष जो हैं वो बंगाल नेशनल कॉलेज से रिलेटेड हैं। बाकी एक थी बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो फिर नेशनल कॉलेज हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन हो या नेशनल यूनिवर्सिटी हो बंगाल में, सब इसी टाइम खुली थी, ठीक है। बाकी एक थी क्या? भागवत चतुष्पति, ये पूछ सकते हैं कि किसने खोला, या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भगवत चतुष्पति, चतुष्पति कुछ नहीं है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती थी, ये असल में ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती थी, ठीक है ना, जो कि बड़े बच्चों के लिए होती थी, यहाँ पे अडल्ट पढ़ाई वगैरह करते थे, ठीक है। 12th 11th इस तरह की हायर एजुकेशन को लेकर चतुष्पति हुआ करते थे, ठीक। तो वही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कुछ नहीं है। तो ये खोली थी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। बाकी सखाराम गणेश देवस्कार, इन्होंने क्या किया था? ये औरोबिंदो घोष के बिल्कुल करीबी थे। और देशर कथा, तो ये देशर कथा करके एक कह लो बुक है, तो वो पब्लिश की थी इन्होंने, ठीक है। तो पूछ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं कि देशर कथा, आजकल तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो सुने नहीं होते कहीं भी, किसने कहाँ लिख दी, कौन लिख दी। तो देशर कथा किसने लिखी है? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी है 1904 में। अब 1904 में लिखी है तो समझने की बात है कि बंगाल को लेकर ही लिखी होगी, ठीक। तो बस इस बात को ध्यान रखना है कि किसने लिखी, कब लिखी, बस, ठीक है। सखाराम गणेश देशर कथा, बस, ठीक।
थोड़ा और देख लेते हैं। बाकी ये आपका सेम हिंदी में यहाँ पे सहयोगी सखाराम गणेश देशकर ने 1904 में देशर कथा प्रकाशित की, जो कि अरविंद घोष के करीबी थे। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये भी है। कल्चर स्फीयर में एक चीज़ आई थी, टैगोर ने एक नया संगीत लिखा था, अमार सुनार बांग्ला। ये आज के टाइम पे बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो ये देखो कितना डीप हिस्टोरिकल टाइज है विद दी बांग्लादेश इंडिया के। उनका जो आज का नेशनल एंथम है अमार सुनार बांग्ला, वो टैगोर ने लिखा था और इसी टाइम लिखा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। बल्कि अगर क्वेश्चन आता है ना कि स्वदेशी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा गाए जाने वाला गीत कौन सा था, तो वो वंदे मातरम था, ध्यान रखेंगे। बट उस समय लिखे जाने वाला गीत कौन सा था, तो वो था अमार सुनार बांग्ला, क्योंकि वंदे मातरम तो 1896 में ही जब सेशन था कांग्रेस का, वहाँ पे ऑफिशियली गाया गया था एज ए नेशनल सॉन्ग, ठीक है, टैगोर का। बट 1905 में अमार सुनार बांग्ला को लिखा गया, ठीक है। बाकी सुब्रमण्यम भारती ने क्या करा, उन्होंने लिखा स्वदेश गीतम। तो ये पूछ सकते हैं कि स्वदेश गीतम किसने लिखा, तो सुब्रमण्यम भारती। तो ये अपने वही तमिलनाडु से पोइट थे, इन्होंने वो लिखा है, ठीक है। अब देखो कई बार क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से लीडर रिलेटेड हैं टू दी स्वदेशी मूवमेंट, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन बनते हैं आजकल। 4 लीडर के नाम दे देंगे या फिर लीडर्स की पेयरिंग दे देंगे कि इनमें से स्वदेशी से रिलेटेड कौन से हैं। क्योंकि ऐसा है कि जब स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था तो उसमें मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, इसलिए काफ़ी पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन कौन से मुस्लिम लीडर्स थे जो स्वदेशी मूवमेंट जिन्होंने सपोर्ट किया था, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसको आप रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी एंड मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद तो INC वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, क्योंकि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, ठीक। तो ये तो याद ही जाएगा आपको। बट ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर्स या फिर लीडर्स वर एसोसिएटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट, तो पता होना चाहिए अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी, मौलाना आज़ाद, बस, ठीक। बाकी एंड में नलीफाई कब किया गया था, इस जो पार्टीशन था जिसको 1905 में अनाउंस करके किया गया था स्टार्ट पार्टीशन को, तो ये 1911 में जाके एक्चुअल में जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक, जॉर्ज 5 आए थे आई थिंक यहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने इसको क्या करा, नलीफाई कर दिया डिसीजन को। उन्होंने कहा कि अब पार्टीशन नहीं होगा बंगाल का, ठीक। कई सारे रीज़न थे उसके पीछे, स्वदेशी मूवमेंट भी एक रीज़न था, उसके अलावा कांग्रेस ने लॉबिंग करी थी, काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए थे, बल्कि उसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न था अपना जो कहते हैं ना मिलिटेंट नेशनलिज्म। जैसे कि आपने सुना होगा 1908 का अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, 1911 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, ऐसी एक बारीसल कॉन्स्पिरेसी। तो ये सब रीज़न थे। जब उन्होंने देखा ना यार ये मतलब पार्टीशन के लेके लोग इतने ज़्यादा नेशनलिस्ट हो चुके हैं कि अब तो वायलेंट एक्टिविटीज़ पा रहे हैं, और अगर इंडियन वायलेंट एक्टिविटीज़ पर उतर आते और इसको पार्टीशन को नलीफाई ना किया गया था, कैंसिलेशन ना किया गया था, तो फिर उनको समझ में आ गया था ब्रिटिशर्स को कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर ये वायलेंस करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन करना इंडिया के अंदर। तो 1911 में उन्होंने क्या किया, बंगाल का जो पार्टीशन था उसको अनल करके, उसको कैंसिल करके बिहार, उड़ीसा और असम, ये 3 नए राज्य बना दिए। तो ये पूछ सकते हैं तभी तो 1911 में बिहार, उड़ीसा और असम एज ए न्यू प्रोविंसेस, एज न्यू स्टेट इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, आफ्टर कैंसिलिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, जो कि अनाउंस किया गया था 1905 में। तो ये हमारे यहाँ पे पूरा स्वदेशी मूवमेंट कंप्लीट होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें हर चीज़ हमने कवर कर ली है। और इसको आप देख लो 1 से 2 बार बढ़िया करके, आपका इस वाले मूवमेंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो PY हो, आने वाला कोई क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक। इसके साथ हमने काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखी वैसे, बट अब ये देखो क्वेश्चन कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ये चीज़ पढ़ते हैं सारी, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B, ठीक है ना, 1 एंड 2, तो C आंसर हो गया। तो अगर आपको ना बेसिक डिटेल्स मतलब पता है हर मूवमेंट की, तो किसी न किसी तरीके से आंसर तक पहुँचा जा सकता है, ठीक। तो ये तो UPSC क्वेश्चन था, PCS में बेसिक बातें ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो बट इससे जो हमने पढ़ा है इससे ईजिली कवर हो जाएगा सब कुछ। चलिए धन्यवाद बने रहने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।